हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इन दीज 20 पॉइंटर सीरीज। सो लेट्स क्विकली रिवाइज दिस एंटायर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो इनका जो लोकेशन होता है, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, द लोकेशन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में परफॉर्म किया जाता है। एक और चीज़, जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट्स इन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो इनमें परफॉर्म किया जाता है इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पास में कोई अलग सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो उनके मेम्ब्रेन में ही ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, अल्टीमेटली प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से फाइनली एटीपी का सिंथेसिस भी परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो एटीपी बनते हैं उनको हम बोलते हैं दैट एटीपी आर सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि इस पाथवे में ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जो अल्टीमेट हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, दैट मॉलिक्यूल इज एक्चुअली ऑक्सीजन। इसका लोकेशन होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड द पर्पस ऑफ दिस इज कि भाई प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया जा सके, ताकि उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को हम यूज़ कर सके टू प्रिपेयर दी एटीपी यूजिंग दी एटीपी सिंथेस एंजाइम। बात करते हैं आगे की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है। पहला कॉम्प्लेक्स जो है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स 1, जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज। ये जो हमारा एंजाइम रहता है, ये NAD को यूज़ करेगा। इट विल कन्वर्ट द NADH इनटू NAD, और ये जो NAD प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको यूज़ किया जा सकता है TCA साइकिल में। TCA साइकिल में क्या किया जाएगा? तो TCA साइकिल में इसी NAD को कन्वर्ट किया जाता है इनटू NADH, जिसको दोबारा से यूज़ किया जाता है ETC में। तो इस तरीके से NADH और NAD की रिसाइकलिंग यहीं पे परफॉर्म की जाती है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो बच्चों 4 प्रोटॉन्स पंप करके जाते हैं इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इफ़ सपोज दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से लाइन से प्रेजेंट रहेंगे। मैंने सिर्फ 1 को ड्रॉ किया है। तो हम जो बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स जा रहे हैं, वो 4 प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो 4 प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इनटू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हियर। कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजता है टू अ मूविंग कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो मोबाइल होता है, जिसका नाम होता है यूबिक्विनोन। फर्दर सेकेंड कॉम्प्लेक्स काम करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब ये जो हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, दिस इज द ओनली एंजाइम दैट पार्टिसिपेट्स बोथ इन ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज द TCA साइकिल। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है तो यूबिक्विनोन के पास। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। सराउंडिंग में होता है कॉम्प्लेक्स 2। ये कंप्लीट मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करता है, और क्योंकि ये कंप्लीट मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करता है बच्चों, तो ये ये प्रोटॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाएगा। और यूबिक्विनोन क्या करेगा? तो यूबिक्विनोन जो रहता है, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। It will receive electrons from both complex 1 and complex 2. So the electrons are finally transferred to the ubiquinone, और complex 2 से हमारे प्रोटॉन्स पंप नहीं होते हैं। When I talk about the ubiquinone, तो ये हमारा एक लिपिड सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से। कहाँ? तो भाई आगे प्रेजेंट रहता है हमारा ये कॉम्प्लेक्स 3। तो आगे जो प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 3, और उसके आगे पाया जाएगा कॉम्प्लेक्स 4B। तो यूबिक्विनोन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, और उसको पास करेगा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। ये काम होता है हमारे यूबिक्विनोन का। फाइनली कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा? तो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और आगे पास करता है टू साइटोक्रोम C।
साइटोक्रोम सी जो रहता है ये एक वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है और ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम 3 to 4। तो बच्चों ये जो हमारा साइटोक्रोम सी रहता है ना, ये कुछ इस प्रकार बाहर प्रेजेंट रहता है। साइटोक्रोम सी क्या करेगा, तो ये 3 से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमारे लाइन से पास हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 4 प्रोटॉन्स को पास करता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन्स को पंप करवाता है। बात अगर हम करते हैं हमारे साइटोक्रोम सी की, तो ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा देगा कॉम्प्लेक्स 4 तक। अब ये कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किसको करता है, तो ऑक्सीजन को। ठीक है, तो हम इसलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये होता है अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन में ऑक्सीजन ही वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फाइनली वो रेड्यूस कर देगा उसको इनटू वाटर। सो यहाँ पे यूज़ किया जाता है 2 प्रोटॉन एंड यूज़ किया जाता है हाफ ऑक्सीजन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास करेगा, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा हमारा ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हियर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 जो रहता है बच्चों ये 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। ये क्या करेगा, तो ये 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 and 2 आर ट्रांसपोर्टिंग और पंपिंग आउट 4 and 4 प्रोटॉन्स। कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। अब मैकेनिज्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम दी हाई एनर्जी कैरियर्स लाइक NADH एंड FADH2 टू दी लो एनर्जी एक्सेप्टर्स विच इज ऑक्सीजन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पंप होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे पास होते हैं, प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है इनटू दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और वहाँ पे जो भी हमारा ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जनरेट हुआ है वहाँ पे ये सारे प्रोटॉन्स जाके अक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। अब जब ये प्रोटॉन दोबारा से अंदर आएंगे, जैसे अगर ये हमारा मेम्ब्रेन है बच्चों, तो सारा प्रोटॉन क्या हो चुका है, सारा प्रोटॉन तो बाहर जा चुका है। अब ये प्रोटॉन जब अंदर आते हैं हमारे ATP सिंथेस से, तो जब यहाँ से 3 प्रोटॉन्स अंदर आते हैं उस टाइम पे होता है एक ATP का सिंथेसिस। सो व्हेन 3 प्रोटॉन विल एंटर, उस टाइम पे 1 ADP एंड 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे विल बी कन्वर्टेड टू 1 ATP मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अल्टीमेटली हम परफॉर्म करते हैं ATP का सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस को हम लोग 5th कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो NADH क्या करता है, NADH 10 प्रोटॉन्स को पंप कराता है। FADH2 जो है कॉम्प्लेक्स 2 पे काम करता है, मतलब ये 6 प्रोटॉन्स को पंप करवाता है। बच्चों एक ATP के सिंथेसिस के लिए टू मेक 1 ATP वी रिक्वायर 4 प्रोटॉन्स। 3 protons are required to spin the ATP synthase. They are required to spin ATP synthase and 1 proton is required to bring 1 inorganic phosphate. ये वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो ADP के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 प्रोटॉन से एक ATP बन रहा है, मतलब अगर 10 प्रोटॉन जाएंगे तो यहाँ से बनते हैं 2.5 ATP और 6 प्रोटॉन्स है तो यहाँ से बनते हैं बच्चों 1.5 ATP। तो इस तरीके से NADH बनाता है 2.5 ATP, FADH2 बनाता है 1.5 ATP। ऑक्सीजन के बारे में याद रखना कि ये होता है हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो टोटल जो हमारा ईल्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये होता है 28 ATP का। बट अगर हम ग्लाइकोलिसिस वगैरह सारी चीज़ों को काउंट करते चले तो एक ग्लूकोज से हम लोग 32 ATP का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में भी हम NADH बनाते हैं, वहाँ पे भी ATP बनाते हैं, लिंकेज स्टेप में NADH बनाया जाता है। तो अगर पूरा काउंट किया जाए तो 32 ATP का फॉर्मेशन एक ग्लूकोज से किया जा सकता है। So NAD and FADH from the TCA cycle donate electrons to ETC। तो भाई NADH FADH2 ETC में एंटर करेगा, ETC से जो NAD FAD बनेगा वो TCA में आएगा। तो ये इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट साइकिल हमारी परफॉर्म की जाती है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म करना है कि नहीं करना है ये एडीपी की अवेलेबिलिटी पे डिसाइड करेंगे। अगर एनर्जी लेस कंडीशन है इसका मतलब एडीपी का लेवल हाई रहेगा और एटीपी का जनरेशन किया जाएगा। बट अगर एनर्जी रिच कंडीशन है मतलब कि एटीपी ज़्यादा है और एडीपी कम है, इस केस में हम लोग और ज़्यादा एटीपी का सिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। दीज आर दी इनिबिटर्स, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। रोटिनोन इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, एंटीमाइसिन इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 को, साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड इनिबिट्स कॉम्प्लेक्स 4, ओलिगोमाइसिन ब्लॉक करता है एटीपी सिंथेस को। उसके अलावा कुछ अनकपलर्स प्रेजेंट रहते हैं। अनकपलर्स क्या करते हैं, तो ये मेम्ब्रेन में पोर्स फॉर्म करते हैं, एक तरीके से लीकेज करवाते हैं। अब अगर प्रोटॉन्स हमारे एटीपी सिंथेस से आते हैं तो क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है। बट प्रोटॉन अगर इन लीक से आने लगे तो क्या हो जाएगा, एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है और उस केस में सिर्फ हीट का जनरेशन होता है। ये थर्मोजेनेसिस परफॉर्म करने के लिए इस फिनोमेना को यूज़ किया जाता है। सो आई होप द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कम्प्लीटली रिवाइज्ड फॉर एवरीवन। If you are targeting IIT JAM BT 2026 and GATB 2025 तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 25 नवंबर से हमारी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आरंभ बैच। आप इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ दी कूपन कोड IFS 30 और इस कूपन कोड को यूज़ करके आप ये एक्सक्लूसिव स्पेशल डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। If you want any information about the examinations like IIT JAM, CUET, PG और GATB तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, PYQs अवेलेबल है, डिटेल्ड पेपर एनालिसिस अवेलेबल, तो ज़रूर जाइएगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कीजिए। I hope the information is clear. Study well, learn well, get a good rank, get a single digit rank. See you all soon बच्चों. Have a great day and a very happy learning.